तो जमुई किसी परिचय का मुहताज नहीं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल से ही यह क्षेत्र प्रसिद्ध रहा है। इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, पर अपनों की उपेक्षा और अपने देश के ही इतिहासकारों के धोखे का शिकार होने के कारण इसका इतिहास भुला दिया गया। जम्मू के इतिहास की यह कड़ी आधारित है जोसेफ डेविड फ्रीडन मलिक बैगलर और जनरल कनिंघम के रिसर्च पर। यह रिसर्च 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले सर्वेयर और डायरेक्टर जनरल थे और जोसेफ डेविड उनके असिस्टेंट। इसके साथ ही बुकैनन और कीटो जैसे हिस्टोरियन के वर्क का भी रेफरेंस यूज किया गया है। आरंभ में ही रेफरेंस का सोर्स बता देना उचित समझता हूं, ताकि आप इसे केवल लोक कथाओं और कहानियों पर आधारित इतिहास की तरह ना देखें। कहते हैं कि जब किसी धरा की गोद में कोई सभ्यता संस्कृति फलती फूलती है तो उसके निशान अमिट होते हैं। इतिहासकारों की भूल और समय की धूल उसे कुछ समय के लिए छुपा सकते हैं, पर मिटा नहीं सकते। ऐसे ही कई निशान मौजूद हैं हिमालय की तरह अडिग, गिद्धेश्वर की तराई। यहाँ के घने जंगल में मुख्यालय से लगभग 9-10 किलोमीटर दूर एक किला है, पुराना किला 600 ईसा पूर्व का, यानी लगभग 2500 साल पुराना। इसकी प्राचीनता का अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि कौशाम्बी के किले के अलावा यही एक किला है जो इतना पुराना है। इस किले की कहानी जुड़ती है महाभारत काल से। उस समय कई महाजनपद थे, उनमें से एक था चेदी महाजनपद। राजा वसु यहाँ के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे, उसमें से एक था बृहद्रथ। उसी का पुत्र था जरासंध। बृहद्रथ ने अपना एक अलग शक्तिशाली राज्य बनाया था, मगध, जिसकी राजधानी उसने ग्रीव्रज बनाई, यानी कि राजगीर। वसु के बाकी पुत्र थे प्रत्याग्रह, मणिवाहन, मवेला और यदु। ये लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में शासक थे, जो कि चेदी राज्य के ही अधीन था, उसी का अंग था। महाभारत काल में कुंती की बहन का विवाह चेदी राज्य के राजा से हुआ था, जिसका पुत्र था शिशुपाल। कृष्ण का विरोधी था। इस पात्र से तो हम सभी परिचित हैं। हालांकि महाभारत के युद्ध में शिशुपाल के पुत्र राजा धृष्टकेतु ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था और द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। राजा वसु से लेकर के राजा धृष्टकेतु तक चेदी राज्य की राजधानी थी शक्तिमती, जो शक्तिमती नदी के किनारे थी, इसलिए इसका नाम शक्तिमती था। चेदी राज्य की भौगोलिक स्थिति को कई इतिहासकारों ने निर्धारित करने का प्रयास किया। हेमचंद्र राय चौधरी ने इसे उत्तर प्रदेश के बांदा में बताया। दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने इसे मध्य प्रदेश के रेवा में बताया, लेकिन दोनों ही साहित्य में वर्णित भौगोलिक स्थिति के मिलान में सफल नहीं हो पाए। इस संदर्भ में कनिंघम और जोसेफ डेविड फ्रीडन जो ऑब्जर्वेशन किए हैं वो ज्यादा उपयुक्त लगता है। महाभारत के आदि पर्व और विष्णु पुराण के अनुसार चेदी राज्य की राजधानी शक्तिमती नदी के किनारे होनी चाहिए। राजा वसु की पत्नी भी कोलाहल या कौन्ब पहाड़ियां और शक्तिमती नदी की पुत्री मानी जाती है। इसके अलावा राजगीर भी शक्तिमती से दूर नहीं होना चाहिए। अभी के समय में कोलाहल या कौन्व पहाड़ियां कौवा कौल पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है और ग्रीव्रज या राजगीर भी इसके नजदीक ही है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक नदी है सकरी, जिसे जोसेफ डेविड ने शक्तिमती माना है। जम्मू के इस पुराने किले से राजगीर की दूरी भी लगभग 100 किलोमीटर है गूगल मैप पर, जिससे यह तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि चेदी महाजनपद यही था, क्योंकि इतनी समानताएं और कहीं नहीं है।
ना तो मध्य प्रदेश के रेवा में और ना ही उत्तर प्रदेश के बांदा में। और फिर गिद्धेश्वर के पास प्राचीन जनपदों के कई साक्ष्य मौजूद हैं, जैसे कि महावीर का जन्म स्थान, ऋषिकुल्य और कुमारी नदियों के रूप में क्यूल और कोरहरी नदी को भी जोसेफ डेविड फ्रीडन ने चिन्हित किया था। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन चेदी महाजनपद जम्मू में था, जिसका विस्तार दूर दूर तक था, क्योंकि राजा वसु के अन्य पुत्रों ने और बाद के राजाओं ने हो सकता है इसे विस्तारित किया। इस पुराने किले से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर चेदी राज्य का शस्त्रागार था। यह भी एक छोटे किले के रूप में था। इसके भग्नावशेष का जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया शेर शाह सूरी ने। आज भी इस किले के अवशेष मौजूद हैं। इसे नौलखा गढ़ के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि शेर शाह, जो कि बाद में दिल्ली का बादशाह भी बना, कुछ समय के लिए उसने अपने बंगाल अभियान के समय इस किले का फिर से निर्माण कराना शुरू किया, ताकि इसको सैनिक छावनी के रूप में यूज किया जा सके। शायद इसके निर्माण की लागत उस समय 9 लाख के करीब आंकी गई होगी, इसलिए इसका नाम नौलखा गढ़ रखा गया होगा। लेकिन इसका निर्माण अधूरा रह गया। माना जाता है कि नजदीकी पहाड़ियों से तोप का गोला दागकर इसका रेंज चेक किया गया, तो यह किला उसके रेंज में आ गया और असुरक्षित समझते हुए इसके निर्माण को उस समय रोक दिया गया। पर जितना भी निर्माण हो चुका था वह मजबूत था। आज भी इसकी दीवारों को देख करके इसकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब जोसेफ डेविड यहाँ आए थे उस वक्त यह और भी बेहतर स्थिति में रहा होगा। उन्होंने अपने रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। उनके रिपोर्ट में एक प्लेट का भी जिक्र हुआ है जो इस किले में मिला था। इसके बारे में बुकैनन भी मानते हैं कि यह प्राचीन मगध से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य भी इस ओर इशारा करते हैं। हालांकि यह रिसर्च का विषय है और रिसर्च से और भी बातें पता लगेंगी, लेकिन इस किले की 38 फीट ऊंची दीवारें इस जगह को बचाए हुए हैं उन लोगों के लिए जो अपनी जड़ों को ढूंढते हैं, जिन्हें गर्व होता है अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर। किले के अंदर कोई संरचना नहीं है, लेकिन देखकर लगता है कि किसी समय शायद रही होंगी। चारों तरफ एक एक दरवाजा है। उत्तर की ओर का दरवाजा ज्यादा बड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मुख्य दरवाजा रहा होगा। दरवाजे के पास से जो पिलर मिले हैं वे पुराने हिंदू स्टाइल के हैं, लेकिन दरवाजों के आर्च मोहम्मडन स्टाइल के हैं। वैसे इन दरवाजों की एक बड़ी विशेषता है कि ये बाहर से लगभग 10 फीट ऊंची हैं, लेकिन अंदर से केवल 6 फीट की है। किले के कोनों पर जो टावर बने हुए हैं वो इस किले के आकार की तुलना में बड़े हैं। किसी प्राचीन राज्य के होने का एक और साक्ष्य है यहाँ पर, इस नौलखा गढ़ के बगल में। यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग मिला था ग्रामीणों को। वैसे तो अब यहाँ एक मंदिर बनवा दिया गया है, लेकिन इसका इतिहास अपनी पूर्णता की मांग करता है। अपने इतिहासकारों से, अपने लोगों से आग्रह करता है कि हम गर्व करें अपनी संस्कृति पर। सरकारें तो उदासीन हैं, अपने लोग भी भुला दें तो यह ठीक नहीं होगा। कभी समय मिले तो इन जगहों पर आइए, कुछ समय ठहर कर महसूस कीजिए कि जब ये अपने भव्यता के दौर में रहे होंगे तो कैसा लगता होगा। इसी आग्रह के साथ मैं हूं आपका अंकित सिंह।